जनपद मुरादाबाद में शिक्षक निर्वाचन 2020 चुनाव की तैयारियां देखी जा सकती हैं। 1 दिसंबर को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर सुनीत गिरी ने महानगर के कई महाविद्यालय और विद्यालयों में पहुंचकर शिक्षकों से बातचीत की और जनसंपर्क किया और अपने हक में वोट करने की अपील की। साथ ही उनका ये कहना है कि इस शिक्षक चुनाव को कुछ लोग राजनीतिक स्तर दे रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षकों का चुनाव है और शिक्षक ही इसमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। मुरादाबाद जनपद में 1 दिसंबर को शिक्षक निर्वाचन 2020 के चुनाव का मतदान किया जाएगा, जिसके बाद सभी प्रत्याशी अपने हक में वोट करने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमएलसी के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुमित गिरी लगातार बरेली और मुरादाबाद के विद्यालय में पहुंचकर शिक्षकों से बैठक कर अपने हक में वोट करने की अपील कर सोमवार को मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित PMS पब्लिक स्कूल में डॉक्टर सुमित गिरी ने पहुंचकर सभी शिक्षकों के साथ बैठक ली और कहा है कि इस बार इंग्लिश मीडियम स्कूलों के शिक्षक इस MLC के चुनाव में अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। आप सब लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रत्याशी को ही अपना वोट देने का काम करें। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव को राजनीतिक रंग दे दिया है, मगर आप सब लोग ऐसा ना होने दें। शिक्षकों का चुनाव है और शिक्षक को ही विजय बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जिम्मेदारी दें। To be enrolled, to be eligible enough to cast their vote in this teacher MLC elections. We are very lucky that we have a candidate who is presently working as a teacher and is very much familiar with the problems of teaching fraternity. So there is one thing that I would like to ask, if you don't take it otherwise. Like we CBSE teachers are always discriminated. We are not being treated equally as the teachers of other government schools. So we do have our own problems, but we have no representation. So would our problems also be included on that forum which you are going to represent? इस अवसर पर PMS पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य व सभी शिक्षक मौजूद रहे और सभी से सहयोग की अपील भी की गई। माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यरत गुट का मैं प्रत्याशी हूँ, डॉक्टर सुनीत गिरी, और GG हिंदू इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ और अकेला शिक्षक कार्यरत प्रत्याशी हूँ। कुछ लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं जनसंपर्क के लिए, उसमें 15-15 साल रिटायर हो गए उन लोगों को, विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका सीट का मोह नहीं जा रहा है। जबकि इसी दौरान सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है जो खुद शिक्षक ही नहीं है। और मैं लगातार यहाँ पूरे 9 जनपदों में जनसंपर्क कर रहा हूँ और कार्यरत शिक्षक होने के नाते मुझे समर्थन मिल रहा है। और जितनी भी शिक्षकों की समस्याएं हैं, जैसे मैं सेवारत हूँ तो सेवारत शिक्षकों की समस्या सेवारत ही व्यक्ति समझ सकता है। जैसे कि शिक्षकों का एक स्वर्णिम काल रहा सन 70 से लेकर सन 96 तक का, उसमें उपलब्धियाँ बहुत मिली, लेकिन वो उपलब्धियां तभी मिली जब संगठनों का नेतृत्व सेवारत के व्यक्ति के हाथ में रहा और सेवारत लोग ही विधायक रहे। और संगठनों में भी ये होता आया है कि जब व्यक्ति रिटायर होता जाए तो वो अपना अध्यक्ष पद छोड़ दे और विधायक का टिकट भी ना ले, क्योंकि शिक्षक की सीटें और स्नातक की सीटें ऐसी सीटें हैं जब व्यक्ति उसमें रहेगा, उनसे लोगों से जुड़ा रहेगा, उन्हीं की समस्याएँ उठाएगा। इसीलिए धीरे धीरे संगठनों की गिरावट भी आई और सरकार का एक शासनादेश भी है 2009 में निकाला गया है, उससे पहले भी कई बार निकला है, कि वो संघ परिसंघ जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं उनका कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त अध्यक्ष नहीं होगा, ना ही महामंत्री होगा। यदि कोई ऐसा संघ है तो उसके ना तो ज्ञापन पर विचार किया जाएगा, ना ही उन लोगों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यरत गुट का गठन है। इस चुनाव के बाद पूरी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और कार्यरत शिक्षकों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अब शिक्षक कह चुका है कि सेवारत बनाम सेवानिवृत्त और सेवारत बनाम सत्ता पक्ष। क्योंकि सत्ता पक्ष ने भी अभी पीछे शिक्षकों के तमाम भत्ते काटे, तो वो भत्ते उन सेवारत व्यक्तियों के कटे जो नौकरी में हैं, उन रिटायर व्यक्तियों के नहीं कटे जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 2-2 पेंशन ले रहे हैं, एक टीचर की और एक विधायक की, और उनको घूमने के भी पैसे मिलते हैं। वो लोग खाली हैं, घूमते रहते हैं और सिर्फ विधायक बनने के लिए शिक्षकों के बीच में है। उन्हें सेवारत साथियों की समस्या का कोई पता नहीं, क्योंकि चाहे पुरानी पेंशन हो, CCA कटा हो और यहाँ तक कि जनरल इंश्योरेंस जो 2014 के बाद
नियुक्त टीचर हैं उन लोगों का जनरल इंश्योरेंस भी बंद हो गया और 2 बच्चों वाला परिवार कल्याण भत्ता बंद हो गया। इन सब भत्तों के लिए चूँकि जो व्यक्ति सेवारत है ये भत्ते उन्हीं के कटे हैं, रिटायर वालों को किसी के नहीं कटे, उनके मन में पीड़ा है। उधर वित्तहीन शिक्षक साथियों का कोरोना काल जो गुजरा उसमें 6-6 महीने लोगों को वेतन नहीं मिला। वेतन कहाँ से मिलता? क्योंकि प्रबंधकों को उनकी फीस नहीं मिल पाई, क्योंकि फीस के माध्यम से ही ये वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों को वेतन मिलता है। इस बीच सरकार ने 1,20,000 करोड़ का पैकेज, राहत पैकेज के नाम से घोषित किया, लेकिन उसमें शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी भी मांग बार बार हम लोगों ने उठाई, लेकिन सरकार ने उसका कुछ नहीं सुना। अभी 20 दिन पहले एक लेटर शिक्षा निदेशालय से आया कि ऐसे लोगों को नाम बताइए जो 15,000 से कम वेतन पाते हैं और ऐसे लोगों के नाम बताइए जो 15,000 से ज़्यादा वेतन पाते हैं। ये सरकार ने मजाक किया, क्योंकि वो जानते हैं वित्तहीन शिक्षकों में किसी को भी 15,000 वेतन नहीं मिलता है, तो उनको कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया अभी तक। लोगों को ये आशा थी कि चुनावी समय है, सरकार का विरोध है, शायद कुछ ना कुछ पैकेज चुनाव के नाम पर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि मानदेय देना वित्तहीन शिक्षकों के लिए हमारे एजेंडे में नहीं है। तो ये सब बातें होते हुए जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उन तक ये बातें पहुंच रही हैं और शिक्षक साथी का आभार